प्यारे बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख है उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा को अच्छी तरह दे रहे होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण का भाग 2 पार्ट 2 को लेकर ऑनलाइन माध्यम द्वारा हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आपके लिए 2 शब्द, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते। गौर से सुनिएगा। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। प्रिय छात्र छात्राओं, इन्हीं के साथ हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अध्याय 2 क्लास 9 पार्ट 2 राजनीति विज्ञान। आपने जो स्क्रीन जो देख रहे हैं, जो फोटो देख रहे होंगे, आपका नया संसद भवन जिसका निर्माण अभी हुआ है उसका मैंने एक इमेज लगाया। इसको आप इससे अवगत होइएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आगे आप यदि किसी भी कंपटीशन में, आपकी परीक्षा तो है, परीक्षा का सिलेबस में भी है। इसके अलावा भविष्य में आप यदि किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं तो वह निश्चित रूप से इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको आप बड़े ही गंभीरतापूर्वक इसको तैयार कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रत्येक देश की प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है और उस संविधान का अपना अलग अलग संविधान की विशेषता होती है। भारत का भी एक संविधान की अपनी एक अलग विशेषता है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से अनेक अनुपम संविधान है। यानी कि भारत का जो संविधान है वह है कई दृष्टियों से एक अनुपम है, एक बेमिसाल संविधान है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक पहचान प्रदान करते हैं। इस आधार पर प्रिय छात्र छात्राओं, हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता, पहला पॉइंट, लिखित तथा निर्मित संविधान। यानी कि भारत का संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं ताकि कहीं कोई दिग्भ्रमित न हो, संदेह वाली बात न हो। इसलिए उन सभी बातों को भारतीय संविधान में लिखा गया है। कार्यपालिका, जो सरकार के जो प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि विश्व के अनेक देशों का जब हम संविधानों का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ का संविधान अलिखित है, लेकिन भारत का जो संविधान है वह लिखित है। एक निश्चित समय में निश्चित व्यक्तियों द्वारा उसको लिखा गया है और इस आधार पर यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दूसरा पॉइंट, विस्तृत तथा व्यापक संविधान। भारत का संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें का तात्पर्य है कि जब मूल संविधान की जब रचना हुई थी तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 खंड में यह संविधान विभाजित था। लेकिन प्यारे छात्र छात्राओं, आज वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारतीय संविधान में 495 अनुच्छेद लगभग तथा इसमें 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसके अलावा जब हम दूसरे देशों की तुलना करते हैं, दूसरे देश के संविधान से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद, कर्नाटक के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मात्र 253 अनुच्छेद ही हैं।
इस आधार पर हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विस्तृत तथा व्यापक है और भारत की एक अलग पहचान है भारतीय संविधान की। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसा कि आपने देखा कि आज लगभग इसमें 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 खंडों में विभाजित है। श्री H.B. कामत ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। प्रिय छात्र छात्राओं, तीसरा पॉइंट भारतीय संविधान की विशेषता में तीसरा जो पॉइंट है कि भारत का जो संविधान है वो लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण है। यानी कि भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीला दोनों का इसमें मिश्रण पाया जाता है। अब आपके मन मस्तिष्क में आएगा कठोर का मतलब क्या और लचीला का मतलब क्या होता है। कठोर का मतलब होता है कि भारत का जो संविधान है लचीलेपन तथा कठोरपन का अच्छा मिश्रण है। यह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड की संविधान की तरह लचीला। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में अनेक जो धाराएं हैं वह समय काल परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया, जो सरल प्रक्रिया है वही इसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। भारत का जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संसद चाहे तो वह साधारण बहुमत से ही उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों में वह संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इसमें सरलता भी है और जटिलता भी है, यानी कि इसमें नम्यता भी है और कठोरता भी है, लचीलापन भी है और कठोर दोनों का सम्मिश्रण इस संविधान में है। संविधान के उन भागों में जिनका संबंध है संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र से है के लिए संविधान में व्यवस्था है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दें। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट भारतीय संविधान की जो चौथा पॉइंट है विशेषता की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। भारत का जो संविधान है भारतीय संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्र है। अर्थात उसको कोई ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो उसको चैलेंज कर सके। इस आधार पर भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करती है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतंत्र है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन वह स्वयं ले सकती है। इस आधार पर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। यहाँ ये पॉइंट शासन है, जिसको आप इसको शासन पढ़िएगा। तो इस आधार पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, उस संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। जैसे आपने राजतंत्र को देखा, हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति पढ़ी, हम लोगों ने रूस की क्रांति का अध्ययन किया। वहाँ का जो शासन व्यवस्था था वह क्या था? राजतंत्रात्मक था। वहाँ का राज्य का मालिक राजा होता था और क्या होता था? वंशानुगत होता था। लेकिन भारतीय संविधान की जो विशेषता है यह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई, अर्थात गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी
राष्ट्र का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है, राष्ट्रपति होता है, और उनका निर्वाचन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे संपूर्ण जो शक्ति है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष को चुनने का अधिकार यहाँ की जनता में है, भले ही वो राष्ट्राध्यक्ष है हमारे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यों न चुना जाता हो। अतः भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, संघात्मक शासन की स्थापना। ये शासन है प्रिय छात्राओं, शासन पढ़िएगा। भारत 28 राज्यों का एक संघ है, यूनियन बोला जाता है कि भारत एक 28 राज्यों का एक संघ है। संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु तीन सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहने का तात्पर्य, चूंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि ऊपर से संघात्मक है और नीचे एकात्मक है, तो संघात्मक शासन प्रणाली से आशय है कि यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, कई लेवल, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और एक तीसरी स्थानीय सरकार पे शक्तियों को बांट दिया गया है, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ का शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान में शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान दी गई है, यानी कि जहां कहीं भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भ्रमित होने की स्थिति आती है, वहां पे जो केंद्र सरकार जो फैसला लेगा वही सर्वमान्य होता है, ऐसा संविधान में वर्णित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है, यानी कि संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की विशेषता में 7वां पॉइंट, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, यानी कि भारत का जो संविधान है, भारत जो शासन व्यवस्था है, वह संघात्मक और एकात्मक दोनों है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के संविधान का ऊपरी जो ढांचा है वह संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा, जो संविधान की, जो शासन प्रशासन की जो हार्ट है, जो सोल है, जो आत्मा है, वह एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों संविधानों की विशेषताएं पाई जाती हैं। संघात्मक का तात्पर्य यानी कि सत्ता का क्या हो रहा है, सत्ता कई स्टेज पे बटा होता है, जैसे आपने देखा, पढ़ा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, और एकात्मक शासन में जो सत्ता है वह उसका क्या हो रहा है, यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण संघात्मक में होता है, जबकि संघात्मक में क्या है, संघात्मक में ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, जबकि एकात्मक में क्षैतिज, जिसका हम लोगों ने पिछली कक्षा में अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आती है भारतीय संविधान की, 8वां पॉइंट, वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। प्रिय छात्राओं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, यानी कि धर्म के आधार पर यदि कोई संस्था ये चाहे कि हम अपने धर्म के आधार पर शिक्षा बच्चों को दें, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने तथा चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं और भारत का सभी धर्म अपना है। वह सभी धर्मों को एक समान रूप से संरक्षण और संवर्धन प्रदान करती है। तो इस आधार पे हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। राज्य द्वारा सभी धर्म को एक समान अधिकार दिया गया है। 9वां पॉइंट, समाजवादी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान की विशेषता में समाजवादी राज्य की स्थापना, यानी कि भारतीय संविधान का संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। यानी कि मूल संविधान का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन जब संविधान का 42वां संशोधन होता है
और उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। संविधान के 44वें संविधान संशोधन में इसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। 10वां पॉइंट संसदीय शासन की स्थापना। संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। संसदीय शासन यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है, संसदीय शासन की स्थापना करती है, यानी कि संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। शासन संबंधी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है तथा मंत्रिमंडल के पास होती है। यहाँ एक चीज़ हो सकता है मैं गलत बोला हूँ कि भारत में जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रधान है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? मंत्रिपरिषद में होती है। और उस मंत्रिपरिषद का सुप्रीम व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस आधार पर मंत्रिमंडल अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 11वां पॉइंट भारतीय संविधान की विशेषता हम लोग देखेंगे। इसमें आता है कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है, यानी कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार की व्याख्या किया है, मौलिक अधिकार को दिया है ताकि हमारे देश के नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग करके अपना अपना विकास कर सकें। इस आधार पर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में यह है कि यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। मूल संविधान, जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो उसमें नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन 1978 ईस्वी में संविधान का 44वां संविधान संशोधन जब होता है तब उसमें से जो संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको निकालकर मौलिक अधिकारों को श्रेणी से निकाल दिया जाता है और अब संपत्ति का केवल कानूनी अधिकार, यानी कि संपत्ति जो है, संपत्ति का जो पहले वह हमारा मूल अधिकार हुआ करती थी, आज वह केवल कानूनी अधिकार है। और इसके अलावा जो आज वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं वह है, पहला पॉइंट समानता का अधिकार, दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पॉइंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार, पाँचवां शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परीक्षा छात्राओं, आपके मौलिक अधिकार जो आज वर्तमान में 6 उसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसको आज भी समझ लेते हैं। परीक्षा छात्राओं, एक प्रश्न उठता है कि हमारे जब आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं तो उसमें पहले पॉइंट पे समानता को क्यों रखा गया? समानता, इक्वलिटी। और आपको बताया गया चूँकि हम लोकतंत्र के वासी हैं इसलिए लोकतंत्र में क्या है? समानता ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और इसमें जो छठा जो पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब संविधान सभा की रचना हुई थी तो किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा कि आप संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमसे यदि कोई पूछे भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो मैं कहूँगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कहा था। तो इसलिए निश्चित रूप से आप इसको बड़े ही गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 12वां पॉइंट, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की भी व्याख्या की है कि मूल संविधान में केवल नागरिकों की मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में हमारे जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वह 11 है, यानी कि बाद में एक मौलिक कर्तव्य को हमारे जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या आयरलैंड के, यानी कि बार बार आपके परीक्षा में पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था तो भारतीय संविधान के रचनाकारों ने विश्व के लगभग प्रत्येक देश के संविधान का अध्ययन किया और उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद वहाँ से जो चीज़ें उनको बेहतर लगी
वे लोग वहाँ से उस ला के भारतीय संविधान में उसको पिरोए। इस आधार पे बार बार आपके परीक्षा में पूछता है कि नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आयरलैंड के संविधान से। जैसे आपने मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस आधार पर नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें। यानी कि किसको दी गई है? राज्य को दी गई है। और चूंकि राज्य को दिया गया लेकिन इसको राज्य द्वारा अनिवार्य नहीं बनाया गया। परिणाम होता है कि जब हम लोग स्थानीय शासन की बात कर रहे थे तो भारत का जब 73वां संविधान संशोधन होता है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, यही कारण था कि राज्य को जिम्मेदारी दी गई लेकिन राज्य उसको अनिवार्य नहीं माना और इस आधार पर फिर स्थानीय स्वशासन को मजबूत के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। परीक्षा छात्रों 14 पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में से है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ये चीज़ें आप बड़े गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि हमारे देश की न्यायपालिका, जो न्याय प्रणाली हमारे देश की है वह क्या है? हमारे देश की जो न्यायपालिका वह है हमारे यानी कि नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश देती है, आदेश करती है जिससे मूल अधिकारों अथवा संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताओं में होता है कि हमारे वहाँ जो सर्वोच्च न्यायपालिका वह क्या है? एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। 15 पॉइंट, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों समाज का वह हिस्सा जो अपना विकास नहीं कर पाया, चाहे जो भी कारण रहे हों, उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता, जो छुआछूत की जो बात की गई, उसका अंत कर दिया गया। इस प्रकार संविधान में देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया। लास्ट पॉइंट परीक्षा छात्राओं 16वां पॉइंट, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये भी है कि भारतीय संविधान प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया। यानी कि भारत का वे सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष के हैं उनको राजनीतिक अधिकार दिया गया और राजनीतिक अधिकार के तहत उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया। बस इतना ही। ये तो रहे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।